जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कैश मिलने से जुड़े आरोपों को लेकर जांच कर रही लोकसभा की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे तीनों आरोप साबित होते हैं। अब सवाल ये कि आखिर इस मामले में आगे क्या होगा। कई सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या ऐसी सूरत में कि जब जस्टिस यशवंत वर्मा पहले ही रिजाइन कर चुके हैं तो क्या उनके खिलाफ संसद में उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। सवाल यह भी है कि उनका इस्तीफा जब स्वीकार नहीं हुआ है तो क्या वो अभी भी जज हैं। कई तरह के सवाल हैं और इन पर हमारे साथ बात करने के लिए संविधान के जानकार सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंद सिंह हैं। ज्ञानंद जी, एक सवाल तो यही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा रिजाइन कर चुके हैं, हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया गया है, तो क्या वो कानूनन अभी भी जज हैं? देखिए, आर्टिकल 217 है, उसके तहत जो जजेस होते हैं वो अपने जैसे ही वो रिज़ाइन करते हैं और रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट तक चला जाता है, द मोमेंट वह प्रेसिडेंट इन हैंड वो राइटिंग में रिज़ाइन करके प्रेसिडेंट तक पहुंचा देते हैं तो वो उस समय से अपनी पोस्ट से हट जाते हैं और उनकी स्वेच्छा से वो रिज़ाइन किया है और वो उस समय के बाद वो जज नहीं रहते हैं। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है और कहा है कि जजेस जो रिज़ाइन करते हैं वो एक्सेप्टेंस के लिए वेट नहीं करना है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेंस का जो नोटिफिकेशन होता है अपॉइंटमेंट या रिजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का, वो एक फॉर्मेलिटी है, बट जिस दिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने रिज़ाइन किया और प्रेसिडेंट तक वो रिजिग्नेशन पहुंच गया, उस दिन से वो जज नहीं है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल था और इस सवाल का जवाब ये कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने पुराने फैसले में बात साफ कर चुका है कि अगर कोई जज इस्तीफा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, तो उनके इस्तीफा देने के साथ ही उनका पद खत्म हो जाता है। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति के स्वीकार करने का मोहताज नहीं है। अब सवाल फिर यही कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा रिजाइन कर चुके हैं और इस कमेटी का जो गठित किया गया था, इसको ये तय करना था कि क्या वो पद पर बने रहने लायक है नहीं, तो फिर अब जब कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है तो क्या संसद उन्हें हटाने के को लेकर कोई कार्रवाई कर सकती है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि चूंकि पार्लियामेंट में जो मोशन लाया गया था वो उनके रेजिग्नेशन से पहले का था, लिहाजा इम्पीचमेंट का जो मोशन है वो अभी भी सर्वाइव करता है। आपका क्या विचार है? ये लॉजिकली सही है कि जब प्रोसीडिंग शुरू की गई तभी ये जज थे और ये जब इंक्वायरी जो जजेस इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी चल रही थी, लंबित थी, तभी इन्होंने रेजिग्नेशन किया है। बट यहाँ पे दो रास्ते थे इंटरप्रिटेशन के कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग किसी भी केस में शुरू होती है तो उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना है। बीच में अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो उस पर बाधा नहीं डालते। लेकिन हम वेस्टमिंस्टर सिस्टम से चलते हैं, ब्रिटिश कन्वेंशन से चलते हैं और हमारे जैसे ब्रिटेन में कन्वेंशन को कानून का दर्जा है और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है कन्वेंशन से ही चलता है। तो इस पे कन्वेंशन है। अगर कन्वेंशन है तो ये दो जो रास्ते थे हमारे पास, एक तो कि प्रोसीडिंग चल चुकी थी तो वो चलती रहेगी, दूसरा अगर बीच में उन्होंने रेजिग्नेशन किया तो ख़त्म करना चाहिए। ये दो रास्ते थे और इस पे अब कन्वेंशन सेटल हो गया है। जस्टिस सौमित्रा सेन के केस में इससे भी आगे मामला चला गया था, रिपोर्ट आ गई थी, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो गया था। जस्टिस सौमित्रा सेन को अधिकार होता है पार्लियामेंट को एड्रेस करने का, वो भी वहाँ चले गए थे। उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद वोटिंग नहीं हुई, उनकी रिमूवल की प्रोसीडिंग्स वहीं पे ख़त्म कर दी गई। जो एक्चुअली रिमूवल ऑफ अ जज होता है, इम्पीचमेंट नहीं होता, बट जो आप इम्पीचमेंट समझते हैं, इम्पीचमेंट नहीं हुई। तो वो कन्वेंशन है और इससे भी आगे चली गई थी और पार्लियामेंट ने उसके चूँकि वो रिज़ाइन कर दिए थे, वो जज नहीं थे, तो पार्लियामेंट ने आगे प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई। तो उस कन्वेंशन के हिसाब से प्रोसीडिंग नहीं चलनी चाहिए और जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है जिसके तहत पूरी वो प्रक्रिया होती है, वो भी जो सेक्शन 2 में जज को डिफ़ाइन करता है, उसमें सिटिंग जजेस
को ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये रिमूवल की प्रोसीडिंग है। तो सिटिंग जजेस, तो जजेस के डेफिनेशन में भी नहीं लिखा है कि हु इज़ और हैज़ बिन नहीं लिखा है। हु इज़ अ जज ऑफ, मतलब जो जज है डेफिनेशन में सिटिंग ही आ रहे हैं। एक सवाल ये है, जैसे आपने ये साफ किया कि चूंकि वो रिजाइन कर चुके हैं, पुरानी परंपरा भी रही है, जस्टिस सौमित्र का आपने एग्जाम्पल दिया, ऐसी सूरत में अब उनके रिमूवल की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेजिग्नेशन के साथ ही वो चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन एक सवाल ये कि कमेटी का जांच का दायरा ये था कि जस्टिस यशवंत वर्मा जब जज थे, क्या उनका आचरण एक जज पर पद पर बने रहने लायक था नहीं? तो ऐसे में कल जो हुआ है, कल कमेटी की रिपोर्ट टेबल की गई है, पब्लिक हुई है उसकी जानकारी, सबको पता है कि यशवंत वर्मा को लेकर के कमेटी की फाइंडिंग्स क्या हैं। अब चूंकि आप ये कह रहे हैं कि चीज़ें आगे नहीं बढ़नी चाहिए, अगर चीज़ें आगे बढ़ती पार्लियामेंट में तो जाहिर तौर पर जस्टिस वर्मा को भी अपनी सफाई का मौका मिलता, उनका भी पक्ष सामने आता। तो कल तक जो हुआ है कि कमेटी की रिपोर्ट टेबल हुई है, पब्लिक हुई है, हालांकि पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुई है, क्या ये जस्टिफाइड है? जस्टिस यशवंत वर्मा के को लेकर प्रिजुडिस तो नहीं है ये मामला? और क्या आम पब्लिक को ये जानने का हक था ऐसी सूरत में कि चूंकि भले ही वो रिजाइन कर चुके हों, लेकिन उनको लेकर कमेटी ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं, तो क्या वो पब्लिक में आनी चाहिए थी जानकारी? देखिए, गलतियां हुई हैं, अभी नहीं, शुरू से गलतियां हुई हैं। जो जजेस हैं उनको कोई इम्यूनिटी नहीं है। जो हम जजमेंट की जिसका जिक्र करते हैं, जो प्रोटेक्शन दिया गया था, उसमें साफ लिखा है कि इम्यूनिटी नहीं है, बट कोई अनड्यू हरासमेंट ना हो किसी जज का। किसी भी कोई भी ऐरा गैरा या कोई भी आदमी किसी जज के ऊपर कंप्लेंट कर सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का आरोप लगा सकता है, उसके ऊपर इंक्वायरी करवा सकता है। तो ऐसे केसेस में स्क्रूटनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में रखा था। इस केस में भी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस प्रोसीजर के तहत रिपोर्ट मंगाई थी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद, उसके बाद इन्होंने इम्पीचमेंट के लिए वो किया था। उसी समय ये क्लियर था कि कुछ मटेरियल हैं और इन्वेस्टिगेशन जो होना था वो मेरे हिसाब से इतना प्रमा फेसाई जो चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ वीडियोस वेबसाइट पे भी लगा दी थी, तो उससे साफ जाहिर था कि एकदम ये जो इन्वेस्टिगेशन होना था वो जुडिशरी के हित में था, यशवंत वर्मा के हित में था। और उस समय वो जो सैंक्शन नहीं हुआ, और वही चीज़ आप जब बता रहे हैं कि पब्लिक को जानने की, पब्लिक को आधी अधकचरे बात जानने का अधिकार नहीं है और पब्लिक जान गई है, तो इससे जुडिशरी पे ही धब्बा लगा है। अगर ये सही ढंग से प्रोसीडिंग होती तो हो सकता है कुछ और निकलता। अभी ये जो प्रोसीडिंग्स है, इसमें प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ये वो होता है जिसके आधार पे हम फाइंडिंग देते हैं। मैं उस सवाल पर भी आऊँगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या खामी रह गई, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन रिजाइन हो गया था जस्टिस वर्मा का, उसी दिन कमेटी को अपनी जांच बंद कर देनी चाहिए थी, कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल नहीं की जानी चाहिए थी? नहीं, कमेटी तो चूँकि वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस था, स्पीकर ने कमेटी का गठन किया था और रिपोर्ट मंगाई थी। कमेटी बीच में रिपोर्ट, चूँकि वो जब मामला लंबित था तभी उन्होंने रिज़ाइन किया। कमेटी जो किया है एकदम सही किया है। कमेटी का ड्यूटी बनता था कि गलत क्या हुआ है? गलत ये हुआ है कि अभी हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे नहीं हैं कि आगे प्रोसीडिंग चलेगी या ना चलेगी। अगर चलेगी तब तो रिपोर्ट पब्लिक हुई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट में राइट टू ऑडियंस जस्टिस वर्मा को भी मिलेगा, वो भी इस रिपोर्ट की खामियां या अपना पक्ष रख लेकिन हमने अभी चर्चा की कि पार्लियामेंट में आगे प्रोसीडिंग्स का आधार बनता नहीं है, रेजिग्नेशन के साथ ही वो जज की पोस्ट को होल्ड नहीं कर रहे हैं, पुरानी परंपरा रही है, तो फिर तो ये उनके साथ इनजस्टिस हो गया। देखिए, ये हमारा मत है। हाँ, ऐसा हम डिसीजन मेकिंग में नहीं है, ये स्पीकर डिसाइड करेंगे कि प्रोसीडिंग चलेगी कि नहीं चलेगी। आपने मेरी पर्सनल ओपिनियन ऑन लॉ पूछा, मेरा मानना है कि कन्वेंशन से चलना चाहिए
और कन्वेंशन से अब नहीं चलेंगे तो ये आर्बिट्ररीनेस होगा। अब स्पीकर आपने बताया कि कई ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि प्रोसीडिंग चलेंगी, अगर चलेंगी तो रिपोर्ट पब्लिक हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आगे प्रोसीडिंग नहीं चलनी थी तो रिपोर्ट जो है पब्लिक नहीं होनी थी, क्योंकि इसमें टेबल हो जाती, क्योंकि वो ड्यूटी था उनका, वहाँ डाल देते और इसको पब्लिक नहीं करना था, क्योंकि जस्टिस वर्मा को भी अधिकार है बोलने का। अगर प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेगी तो उनको वो पार्लियामेंट में राइट टू ऑडियंस उनका नहीं रहेगा। ठीक है। अभी जब हम पिछले सवाल के जवाब में बात कर रहे थे, आपने सवाल उठाया कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए था। जब कमेटी की रिपोर्ट हम देखते हैं उसमें भी कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कुछ सवालों की कमेटी की रिपोर्ट जवाब देती है तो कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं उस रिपोर्ट के बाद में। कमेटी जो चार्ज 1 है जब उसको डिस्कस करती है तो कमेटी ये कहती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कैश मिला है, वहाँ पर उनका प्रभावी कंट्रोल था। ऐसे सूरत में जस्टिस यशवंत वर्मा एक प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए कि आखिर ये कैश उनके पास कहाँ से आया। हालांकि कमेटी साथ में जोड़ रही है कि वो ये साबित नहीं कर रही है कि कैश जस्टिस यशवंत वर्मा का ही था, लेकिन कमेटी साथ में जोड़ रही है कि उसकी जिम्मेदारी भी नहीं थी कि वो ये साबित करे कि कैश वर्मा का ही था। सिर्फ उसको ये देखना था कि आखिर सरकारी आवास पे कैश क्यों आया, और इसका उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। एक और बात, कमेटी ये कह रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से भी सबूतों को प्रोटेक्ट करने में लापरवाही बरती गई। दूसरी तरफ कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि पुलिस ने भी जांच में लापरवाही की। जांच एजेंसी की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सबूतों को प्रोटेक्ट किया जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि आप ये कह रहे थे कि आपने रिपोर्ट को बहुत विस्तार से देखा नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं जैसा मैं बता रहा हूँ तो उसके आधार पर आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, आपने जो बताया इसमें जो मैंने बोला कि एज एन इंक्वायरी ऑफिसर जो 3 जजेस हैं जो इंक्वायरी कर रहे थे, तो वो जब ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो मैंने इसके लिए जो मापदंड बताया वो है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब सारे सर्कमस्टांसेस को देख के प्रोबेबिलिटी ये लगती है कि ये गिल्टी है। तो यहाँ पे सारे सर्कमस्टांसेस को जजेस ने देखा होगा। तो जस्टिस यशवंत वर्मा यहाँ नहीं थे, जस्टिस वर्मा दिल्ली में नहीं थे। पैसा कमिटी ये भी फाइंडिंग पे नहीं है कि पैसा वहाँ पे कब से रखा हुआ था। हो सकता है जस्टिस वर्मा यहाँ नहीं थे, आप ओनस उन पे डाल रहे हैं। जब आप ये मान रहे हैं कि वो पैसे से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं उनको, तो वो कैसे बता सकते हैं किसका पैसा है? अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका घर है, आपके घर में कोई सूटकेस फेंक देता है, अगर आप नहीं बता पाते कि किसने फेंका है तो फिर आप पे ऊपर प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मैं लागू नहीं करूँगा, स्पेशली तब जब आप उस दिन उस घर पे नहीं थे। तो आपको लगता है कि जो रिपोर्ट के मुताबिक जो सवाल अनसुलझे रह गए, जो सवाल पैदा हो गए हैं, उसके मद्देनज़र अभी भी इस मामले में जांच की गुंजाइश है? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस मामले में प्रॉपर एफआईआर होनी चाहिए जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए, या कुछ भी हो, जांच इस तरीके से होनी चाहिए ताकि पता तो चले। अगर जस्टिस वर्मा मना कर रहे हैं कि कैश उनका नहीं है, कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये कह रही है कि ये साबित नहीं हो सका कि कैश उनका है, फिर आखिर कैश एक जज के सरकारी आवास पर कैसे पहुंचा, ये जानने का तो आम पब्लिक को हक है ना? देखिए, यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। आपने भी बोला जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये यहीं पे गलती कर रहे हैं लोग। अगर वहाँ पैसे मिले थे, इतना ह्यूज अमाउंट था, अगर हम प्रिज्यूम भी करते हैं कि जजेस को इम्यूनिटी है, तो अकेले जस्टिस वर्मा तो नहीं, किसी ने दिया होगा, उसको तो इम्यूनिटी नहीं थी। किसी ने रखा होगा, उसको तो इम्यूनिटी नहीं थी। किसी काम से पैसा आया होगा, उसको तो इम्यूनिटी नहीं थी। मेरे हिसाब से अकेले तो अगर जस्टिस वर्मा को देखा जाए तो अकेले तो उनका अगर बनाया हुआ या छापा हुआ पैसा तो था नहीं, कहीं से तो आया था। तो इसमें एन नंबर ऑफ पीपल थे, या आप भी गेस कर सकते हैं। तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर मैं नहीं बोल रहा, एफआईआर, क्योंकि उससे प्रिजम्पशन है कि आप उनको गिल्टी प्रिज्यूम कर रहे हैं। इसमें एफआईआर होना चाहिए था कि अगर मान भी लिया जाए कि जजेस को इम्यूनिटी होनी चाहिए, तो अगर किसी जज का कहीं भी जज के एक बंगले में हो जाता है या जज जहाँ अवेलेबल है वहाँ हो जाता है, तो क्या वो क्राइम इन्वेस्टिगेट ही नहीं होगा? इसमें हो सकता है कि उनका कोई रोल, लेकिन जजेस की वो जजमेंट जो है, कई कल्प्रिट्स, कई
लोग जो इसमें कुछ न कुछ आरोपी लोग हैं। हो सकता है जस्टिस वर्मा नहीं है, और मैं भी मान रहा हूँ कि प्रिज्यूम करूँगा कि वो नहीं है। तो कोई तो था, पैसा कहीं से तो आया था। तो हमने एक जजमेंट के आधार पे, जिसमें ये था कि जजेस को हरासमेंट से बचाने के लिए चीफ जस्टिस परमिट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन तभी होगा। आपने कितने लोगों को बचा दिया? तो एफआईआर तो होनी चाहिए थी, बट ये नहीं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ। ये वो जो मेरा सवाल था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर को, ये कुछ लोगों का सवाल था, कुछ लोगों ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था, उसी संदर्भ में सवाल पूछा गया था। हालांकि आपने साफ किया कि जब आप एफआईआर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये एज्यूम करके नहीं चल रहे कि जस्टिस वर्मा ही दोषी हैं। एफआईआर होकर के तहकीकात इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि आखिर कैश वहां पहुंचा कैसे। एक सवाल हो जी, आप कुछ कहना। एफआईआर इसीलिए नहीं हुई क्योंकि ये प्रिजम्पशन से लोग चले कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर हो रही है। आपने प्रिज्यूम कर लिया कि वो गिल्टी है। पैसा किसी और का हो सकता है, सेफ हाउस जज का घर, जज वहाँ जब अवेलेबल नहीं है, जज कहीं बाहर गया हुआ है, तो वो तो घर सेफ हाउस हो सकता है किसी के लिए। जी बिल्कुल, कौन था? बिल्कुल, सारे तथ्यों की पड़ताल के लिए एफआईआर जरूरी है। एक आखिरी सवाल ये कि आपने जस्टिस सौमित्र का उदाहरण दिया, अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का उदाहरण हमारे सामने है। आपको लगता है कि कोई जज अगर ऐसे रिजाइन कर देता है और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती है रिजाइनेशन के साथ ही, तो इसको बदलने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है ताकि कोई भी जज सिर्फ रेजिग्नेशन के जरिए अपनी अकाउंटेबिलिटी से ना बच पाए? आपको लगता है कि इस पहलू पर संविधान में संशोधन की गुंजाइश है? देखिए, मैं बोलूँगा कि चाहे जो भी हो, कानून जो भी हो, यूनिफॉर्म और सर्टेन होना चाहिए। ये नहीं कि सौमित्र सेन में हमने अलग पैरामीटर अपनाए, जस्टिस वर्मा में अलग अपनाए। अगर हमें लगता है कि जस्टिस सौमित्र सेन में हमने गलत किया, तो हम फिर भी उस पर हमको फॉलो करना चाहिए। और आगे के लिए आप जो बता रहे हैं, हमें अगर वो प्रक्रिया ज़्यादा सूट कर रही है कि अगर जज गिल्टी है और संविधान प्रिज्यूम करता है कि जजेस को इस तरह से हटाना है, तो जज इसको प्रिएम्प्ट ना करे, फ्रस्ट्रेट ना करे। जज तो जस्टिस सौमित्र सेन ने लास्ट मोमेंट पे रिज़ाइन कर दिया, वो गलत था, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था जिसको उन्होंने फ्रस्ट्रेट किया। यहाँ पर भी तो प्रोसीडिंग्स के दरमियान ही रिजाइन हाँ, कर देगा। तो लेकिन मैं ये सर्टेनिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं तो कल क्या होगा कि आप जो जजेस को प्रोटेक्शन दी गई है, जजेस का रिमूवल इतना टफ क्यों बनाया गया है? क्योंकि कल कोई जज को विक्टिमाइज़ ना किया जाए, किसी जज को प्रेशर में ना डाला जाए, किसी जज को ये धमकी ना दिया जाए कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा। तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ ज़रूरी है। और मैंने फिर बोला कि सर्टेनिटी ज़रूरी है, यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है। हाँ, डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर गलत हुआ था एक केस में तो इसमें भी हो, अगर कानून वो है तो इसमें भी हो, आगे के लिए कानून चेंज हो। जस्टिस वर्मा के लिए आप कानून चेंज जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब जैसे कुछ टाइप के संशोधन हो सकते हैं, आप बताना कि इनकी गुंजाइश बचती है नहीं। जैसे ये कि अगर किसी जज के खिलाफ पार्लियामेंट की कोई कमेटी जांच कर रही है, उनके खिलाफ लगे कदाचार के आरोपों की या किसी दूसरे तरह के आरोपों की, तो उस जज का इस दरमियान रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान हो सकता है। या ये हो सकता है कि रेजिग्नेशन बजाय राष्ट्रपति के उस वक्त चीफ जस्टिस एक्सेप्ट करें। मतलब ऐसी कुछ प्रक्रिया की जा सकती है ताकि जज सिर्फ रेजिग्नेशन के जरिए अपनी अकाउंटेबिलिटी से ना बचें। ऐसी देखिए, आपने जो बोला एकदम बहुत ही लॉजिकल है, बट उसको हम बिना उस अमेंडमेंट से भी हम इसका ये कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग फॉर, अब देखिए जो रिमूवल ऑफ अ जज का प्रोसीडिंग होता है साधारण ढंग से नहीं होता। 100 MPs साइन करके इनिशिएट करते हैं। तो अगर 100 MPs ने इनिशिएट कर दिया है, उस दौरान जज रिज़ाइन ना करे, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्रक्रिया है कि एक्सेप्टेंस ज़रूरी हो राष्ट्रपति की, उस पर मैं नहीं मानता, क्योंकि जज के लिए स्पेशल वो दिया गया है, वो रहना ही चाहिए कि आप सभी को एक रंग से नहीं रख सकते। और आप देखिए, आज भी जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होते हैं ऑफिसर्स के ख़िलाफ़, उसमें ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग आप रिज़ाइन करके हट नहीं सकते, उनकी रिजिग्नेशन पे रोक रहती है। जो आप बता रहे हैं वो प्रक्रिया है, बट जजेस के लिए नहीं है। और हम इसको कवर कर सकते हैं कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोसेस कोई शुरू हो गया तो इट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जज रिज़ाइन ना करे,
ये हम कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि आखिर जो संविधान के जानकार हैं ज्ञानंद सिंह, उनकी बातों का सार क्या है आपकी सुविधा के लिहाज से। पहली महत्वपूर्ण बात ये कि उनका ये कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा अब कानूनी तौर पर जज नहीं है। उनके इस्तीफे के ही साथ उनका ये पद खत्म हो गया था। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति की स्वीकार करने का मोहताज नहीं है। दूसरा उनका ये कहना है कि अब चूंकि जस्टिस वर्मा पहले ही रिजाइन कर दिए थे, ऐसे सूरत में पुरानी परंपराओं के लिहाज से भी देखा जाए तो आगे उनको पद से हटाने की प्रक्रिया को संसद में आगे बढ़ाने का आधार बनता नहीं। हालांकि उनका यह कहना है कि इस पर फैसला स्पीकर को लेना है, सदन को लेना है, लेकिन उनका ये मत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उनका ये कहना है कि अगर पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ रही है, अगर आगे बढ़ती तो जस्टिस वर्मा को भी अपनी सफाई रखने का मौका मिलता, तो ऐसी सूरत में पार्लियामेंट में की कमेटी जांच करे और सदन में अपनी रिपोर्ट को टेबल करे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष सामने नहीं आ पाएगा रिपोर्ट को लेकर के। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि उनका ये कहना है कि इस मामले में एफआईआर करके एक प्रॉपर जांच की जरूरत थी। एफआईआर या जांच सिर्फ इस लिहाज से ना हो कि जस्टिस वर्मा ही दोषी हैं। एफआईआर अगर होती, जांच अगर होती, तो ये साबित होता कि आखिर कैश किसका था, क्योंकि रिपोर्ट में भी कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं इसको लेकर के। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उनका ये मानना है कि संविधान में इस तरह के संशोधन पर विचार किया जा सकता है ताकि भविष्य में कोई भी जज जिसके खिलाफ संसद में हटाने की प्रक्रिया लंबित हो, जिसको लेकर कमेटी जांच कर रही हो, उस दरमियान उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना किया जाए। तो आज की बात में इतना ही। कैमरा पर्सन जेपी के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।